हेलो स्टूडेंट्स। हालांकि आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है और मैंने जो स्टडी नोट्स आपको भेजे थे उनकी मदद से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे चैप्टर्स को बुक्स की मदद से और स्टडी नोट्स की मदद से समझने की कोशिश की होगी। लेकिन फिर भी एक वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर्स को आपको समझाने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसकी जितनी भी स्लाइड्स है उनको आप समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें और जो भी आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी उसे आप दूर कर सकें। तो मैं ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जो चैप्टर है हालांकि मैथ्स के जो दूसरे चैप्टर्स है उनसे थोड़ा हटकर है। ये इसलिए भी है क्योंकि इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा प्रयोग होता है, लॉजिक्स है और इसमें आपको बहुत कुछ लिखना होता है, कैलकुलेशंस पार्ट बहुत कम होता है। तो इसे आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप 11th क्लास के जो शुरू के दो चैप्टर्स हैं, सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चैप्टर्स आप ढंग से कर लें। तो सबसे पहले हम जो 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद जो है इस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। आपने 11th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हम दो सेट के लिए डिफाइन करते हैं। कभी भी जब दो सेट दे दिए जाते हैं तो उन सेट के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट is the set of all ordered pairs of elements from set A and set B. So Cartesian product actually is the collection of all ordered pairs, and all those ordered pairs are formed from these two sets A and B. Formally in set builder form, A cross B is equal to all ordered pairs such that A belongs to A and B belongs to B. So it is the collection of ordered pairs in which first element A belongs to A and second element B belongs to B. All possible ordered pairs will be in this collection A cross B. So it is the Cartesian product, and it is very important to understand Cartesian product because it will be used in defining a relation. Now here is an example. In this example there are two sets, A which contains 1, 2, 3, another set B which contains 4 and 5, and it is our purpose to find out A cross B. In order to find out A cross B, we have to collect all those ordered pairs which can be written by the use of these two sets. तो इसमें देखिए आप A में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, B में 2 एलिमेंट है 4 and 5। तो हमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे A क्रॉस B में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स A और B के एलिमेंट्स की मदद से बनाएंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर्स होगा उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से लिया जाएगा और सेकेंड एलिमेंट जो है सेट B से लिया जाएगा, और ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो सब A क्रॉस B में आने हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, इसमें मैंने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उनको एरो के माध्यम से शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का जो है 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, सिमिलरली 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, सिमिलरली 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे
और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आप देख रहे हैं नीचे ए क्रॉस बी का जो कलेक्शंस है उसमें इस तरह से लिखे जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना योग्य बात यह कि सिंस ए क्रॉस बी इटसेल्फ इज अ सेट, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी will be written in this curly bracket, and all the elements of A cross B are ordered pairs. So ordered pairs will contain two elements, and both the elements will be written in a small bracket, and here is a comma which separates different elements of A cross B. अतः A क्रॉस B जो है इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके कलेक्शंस को आप देख रहे हैं। इनमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट देखिए आप, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स सेट ए से हैं और सेकंड एलिमेंट जो भी है वो सेट बी से है, और ऐसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है वो सब ए क्रॉस बी में आ जाते हैं। तो आपको जब भी ए क्रॉस बी पूछा जाए तो ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ए क्रॉस बी में सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शंस करना है। और सिंस सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, सिंस बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सो ए क्रॉस बी will contain 3 into 2, that is 6 elements, and all elements will be ordered pairs. We can also learn from this figure set A and set B. Both the sets contains their elements 1 2 3 4 5, and all possible combinations are shown in this figure. So all ordered pairs, all possible combinations can also be seen through this figure. Either this figure or this figure will help you to frame A cross B. I think you got this. Now second example. Suppose here is only one set A. It contains 1 2 3 elements, and you are to frame A cross A. So A क्रॉस A लिखने के लिए हमें इस A को ही 2 बार लिखना होगा, और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, ठीक वैसे ही इसमें भी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हमें बनाने हैं। और चूंकि यहाँ 3 एलिमेंट्स है सेट A में, तो ये जो 1 है उसको इस सेट A के ही जो 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 इनके साथ लिखना होगा। तो 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 and 2 3, similarly 3 1 3 2 and 3 3। तो इस तरह से तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि A क्रॉस A में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, सो A क्रॉस A must contain 3 into 3, that is 9 elements, and all elements will be in the form of ordered pairs. So here is the collection A cross A. It contains all the ordered pairs which are possible and which can be framed by using elements of set A. Whenever we want to calculate A cross A, and whenever we want to frame A cross A, we have to count all ordered pairs, all possible ordered pairs which can be framed this from the elements of set A. तो here are 9 elements, और ये एक अलग नज़रिया है देखने का, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो आप या तो इस फिगर के माध्यम से या फिर इस फिगर के माध्यम से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो देख सकते हैं। तो A क्रॉस A आप निकालना सीख गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन, आपने 11th क्लास में रिलेशंस के बारे में आइडिया लिया था। रिलेशन और जो नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम रिलेशन कहते हैं उनमें अंतर नहीं है। रिलेशन का मतलब वही है एसोसिएशन, हम किसी से जुड़े हुए हैं तो वो जुड़े हुए हैं किस रूल के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो रिलेशन भी ऐसा ही कुछ है। ए रिलेशन इज ए रूल ऑफ एसोसिएशन दैट रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट। तो रिलेशन में भी एलिमेंट्स का रिलेशन है, और जो एलिमेंट्स है जो रिलेटेड होंगे
वो एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो रिलेटेड किसी न किसी रूल के थ्रू होंगे, और वो रूल हर रिलेशन में अलग से दिया जाएगा। तो रिलेशन जो है, जब भी रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन में दो सेट जरूर होंगे, सेट ए, सेट बी, एंड रिलेशन इज ऑलवेज फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, आर सच दैट ए फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारा तरीका रहेगा लिखने का। जिस तरह से बाद में हम फंक्शन को लिखते हैं, ठीक वही तरीका हम रिलेशन के लिए अपनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फंक्शन इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सो R such that A to B, it means this relation R is from set A to set B. Whenever we talk about relation, it means relation is from one set to another set. We have to identify these two sets. Sometimes these two sets are equal. Then suppose relation is from set A to itself. Relation is from set A to set A. Then we say that relation R is in set A. या फिर कहेंगे रिलेशन आर इज ऑन सेट ए। वेन एवर वी से रिलेशन इज ऑन सेट ए, इट मीन्स रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, एंड वी विल राइट इट इन दिस वे, आर सच दैट ए टू ए। तो इस तरह से है हम रिलेशन को लिखेंगे। अब आपने देखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी, दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, बट इन अ रिलेशन only those ordered pairs are included in which first elements are related to the second elements by a rule of association defined by the relation. इसलिए रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ए क्रॉस बी में भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, लेकिन रिलेशन में कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो इस रूल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे। तो ये जो रूल है वो हर रिलेशन के लिए अलग अलग होगा। तो उसके आधार पर जो है हम रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे। तो रिलेशंस विल कंटेन ओनली सम ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द सेकेंड एलिमेंट्स बाय द रूल ऑफ एसोसिएशन। एंड ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। सो डेफिनेटली R will have only some ordered pairs. A cross B contains all ordered pairs, so R will always be a subset of A cross B. अब एग्जांपल लेते हैं। इसमें सेट A है, इसमें तीन एलिमेंट्स है 1 2 5। सेट B है, उसमें दो एलिमेंट्स है 3 और 4। Let us suppose x belongs to A, y belongs to B. So this x will be from this collection and this y will be from this collection. Now how x will be related to y? X is related to y under a relation R if x is greater than y. Whenever first element x, which is from set A, whenever this first element will be greater than the element of set B, then they will be related. Now the question is to write R and its domain, codomain and range. हालांकि हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज को रिवाइज नहीं किया है, आपने 11th में पढ़ा है। तो इस एग्जांपल को करते करते भी आप ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशन है, ये रिलेशंस में जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स लेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स लेंगे और उनसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। लेकिन वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो इस तरह से लिए जाएंगे कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है विच विल बी फ्रॉम सेट ए, सेकेंड एलिमेंट विल बी फ्रॉम सेट बी, एंड द टू एलिमेंट्स विल बी इन सच ए वे दैट फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट. Only such ordered pairs will be in the collection R. So first we have to understand how we write terminology related to a relation. We write it as x r y if x is greater than y. Whenever x is greater than y, we say that x is related to y, or whenever x is related to y, we write it as x r y. Or we also can say that this ordered pair x comma y belongs to R, because relation
is a subset of A cross B. You have already seen. So X comma Y is an ordered pair, and this ordered pair will be an element of this relation R, but this will be happen only when X is greater than Y. So we can write it also in this way: X comma Y belongs to R whenever X is greater than Y. Or formally we can define relation in this way: relation is the collection of all such ordered pairs where first element is from set A, second element is from set B, and these two elements are related whenever X is greater than Y. This rule of association will be different for different relations. In this relation, it is given that these two elements will be related whenever first element is greater than the second one. So this is the formal definition of our relation in this particular example. Now we solve it. Here set A is given and set B is given. Set A contains 3 elements, set B contains 2 elements, and X is related to Y under a relation R whenever X is greater than Y. So we take elements from set A one by one, and we try to relate those elements from the elements of set B. सेट ए का एक एलिमेंट लिया 1, सेट बी का एलिमेंट लिया 3, इनको कंपेयर किया, हमने देखा कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3. सिंस 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, so 1 will not be related to 3. When 1 is not related to 3, then 1 comma 3 will not belong to R. Similarly 2 is not greater than 3, so 2 comma 3 does not belong to R. 5 is greater than 3. 5 the element of first set, 3 is the element of second set, 5 is greater than 3, so 5 is related to 3, we write it as 5R3. Then 5 comma 3 belongs to R. Similarly 1 is not greater than 4, so 1 comma 4 does not belong to R. 2 is not greater than 4, 2 comma 4 does not belong to R. In this way 5 is greater than 4, 5 is also greater than 4, so 5 comma 4 belongs to R. So only two ordered pairs 5 comma 4 and 5 comma 3 belongs to R. So we write relation which is the collection of ordered pairs, and those collections of ordered pairs in which first and second elements satisfy this condition. So relation contains only two ordered pairs. So in this way we can find out relation in roster form. Actually this is the roster form. In this form we write all elements which belong to R, and there are two elements in this collection, and all the elements are in the form of ordered pairs. यहाँ हम फिर से देखते हैं, ये जो रिलेशन R है इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. हमें जो सेट दिए गए थे वो थे सेट A सेट B, और यदि हम एक क्रॉस B बनाते हैं तो हमें सारी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने पड़ेंगे, जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करेगा. तो A क्रॉस B के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हम यहाँ देख रहे हैं, ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है, लेकिन रिलेशन R में केवल ऐसे 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं. तो डेफिनेटली R इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. दिस विल ऑलवेज हैपन. ये हमेशा होगा कि रिलेशन हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा. रिलेशन A से B में था तो A क्रॉस B में सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स थे, जबकि रिलेशन R में केवल वही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो उस रूल को फॉलो करते हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहला एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में था. ये जो रूल है वो हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा. उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशंस के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उन्हें लिखना होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया. तो इस तरह से हम रिलेशन अगर हमें पूछते हैं तो रिलेशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ चीज़ें और जानने योग्य हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है, तो इनको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. मान लीजिए ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है x, y और ये R से बिलोंग करता है. ये पर्टिकुलर एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये इसका एलिमेंट है रिलेशन का.
तो अगर जब भी ऐसा होगा तो इसमें चूंकि दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, तो जो सेकेंड एलिमेंट है वाई, दिस एलिमेंट वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, ये इस एक्स की इमेज कहलाएगी, और जो एक्स है उसको हम वाई की प्री इमेज कहेंगे। तो यहाँ अगर पिक्टोरियली हम देखें पिक्टोरियल फॉर्म में, तो x, y बिलोंग्स टू r, तो जो फर्स्ट एलिमेंट x है ये तो प्री इमेज ऑफ y है, और सेकेंड एलिमेंट y जो है वो इस x की इमेज है, और x जो है इस y की प्री इमेज है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। अब जिस तरह से हमने a क्रॉस b को एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, ठीक वैसे ही रिलेशन को भी हम एरो डायग्राम से शो कर सकते हैं। यहाँ सेट a सेट b, और इसके जो जो एलिमेंट सेट ए के सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं उनको हम यहाँ पर एरो के थ्रू शो कर रहे हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। ये जो 5 है वो 3 से रिलेटेड है, 5 है 4 से रिलेटेड है, इसलिए इस आर में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह से भी हम जो है इस रिलेशन को शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो देखिए फिर से ये सेट ए है 3 एलिमेंट, सेट बी 2 एलिमेंट, और जो रिलेशन है उसमें हमारे पास ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है जो यहाँ इस फिगर में भी शो रखें। तो डोमेन जो है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है फॉर्मली, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू शो करें। द डोमेन ऑफ आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ रिलेशन, बिकॉज रिलेशन itself is a collection of ordered pairs. From all those ordered pairs we collect first element. All those first elements will frame domain. Range will be constructed from the second elements, which are from the all ordered pairs from the relation. तो रिलेशन की जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन करेंगे वो रेंज, और जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन डोमेन कहलाएगी, और जो कोडोमेन है वो पूरा सेट बी जो है वो कोडोमेन कहलाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो देखें तो सेट ए के केवल एक ही एलिमेंट है 5, ये देखो 5 यहाँ पर दिख रहा है, ये जो 5 है ये ही रिलेटेड है सेट बी के एलिमेंट से। तो सेट ए का जो एलिमेंट 5 है ये डोमेन में आएगा, और सेट बी के जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, यहाँ तो दोनों एलिमेंट रिलेटेड हैं इसलिए रेंज में ये दोनों एलिमेंट्स आ गए 3,4। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट बी के कुछ एलिमेंट्स और हो सकते हैं यहाँ पर जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, इसलिए कोडोमेन में तो सेट बी कंप्लीट आएगा, लेकिन रेंज में केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि रिलेटेड हैं। इसलिए ये हमेशा ट्रू होगा कि रेंज विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. दिस विल ऑलवेज बी ट्रू. In this particular question, here range and codomain both are equal. Range and codomain both are equal. So जब भी हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो डोमेन के लिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन कर लेंगे, रेंज के लिए हम जो सेकेंड एलिमेंट्स है उनका कलेक्शन कर लेंगे, और कोडोमेन पूरा एंटायर सेट बी जो है वो कोडोमेन होगा. ये है रिलेशन से संबंधित बातें जो हमें आनी चाहिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने क्लास 11 से रिवाइज किए, और अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हम रिलेशंस के जो बेसिक नोशंस है उनको जान चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि रिलेशंस जो है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और उस ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशंस में होते हैं. अब ये जो रिलेशंस है ये कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जानना है, और ये हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसको करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस है उनको जानना ज़रूरी है. और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और कभी ये क्वेश्चन जो है मेजर क्वेश्चंस में आ जाता है, बड़े क्वेश्चंस में. तो हमें ये अच्छी तरह से सीख लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक रिलेशन है और आर, ये रिलेशन आर जो सेट ए पर इस तरह से डिफाइन है. सेट ए contains 3 elements 1 3 5 and the relation is defined in this way. It contains all those ordered pairs where the difference between the two elements is always equal to 6. So whenever
the difference between two elements is equal to 6, then they are related. But we observe that whenever we pick up any two elements from the set A, the difference between the two will always be definitely less than 6, so it cannot be equal to 6. So no two elements will be related to each other. No two elements in set A differ by 6. 1 और 3 इनके बीच का डिफरेंस 2 है, 3 और 5 इनके बीच का डिफरेंस 2 है, 5 और 1 उसके बीच का डिफरेंस 4 है. तो ऐसा होगा ही नहीं कि दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस 6 हो जाए. तो यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स रिलेटेड नहीं होंगे इस रिलेशंस के अंतर्गत. तो यहाँ से जो है हम समझ सकते हैं कि इस रिलेशन R में एक भी ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होगा. तो ये रिलेशन R जो है इट कंटेंस नो एलिमेंट्स, सो इट इज़ एम्प्टी. It is an empty set. This type of relation is called an empty relation. Empty relations को हम formally किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देखिए फॉर्मल डेफिनेशन. A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. तो इस जो एग्जांपल इसमें आपने देखा कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है या किसी भी अन्य एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन जिस तरह से डिफाइन किया गया है इसमें कोई भी दो एलिमेंट्स तभी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे जब उनका डिफरेंस 6 हो, और जबकि यहाँ ये हो नहीं सकता. तो ये रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया. तो एम्प्टी रिलेशन ये एक एक्सट्रीम रिलेशन है विच कंटेन्स नो एलिमेंट. यूनिवर्सल रिलेशन, फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं. वही सेट ए जिसमें 1, 3, 5 3 एलिमेंट है और रिलेशन इस तरह से डिफाइन है. व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स इज लेस देन 6 दे आर रिलेटेड अंडर दिस रिलेशन आर. सो दिस रिलेशन आर कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज लेस देन 6. अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 और 3 इनके बीच का डिफरेंस 2 है और 2 6 से कम है, तो 1 और 3 एक दूसरे से रिलेटेड हो गए. सिमिलरली 3 और 5 इनके बीच का डिफरेंस 2, वो भी 6 से कम है. इस तरह से हम देखते हैं कि सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 6 से कम होगा. इसलिए सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट लें तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. सो दिस कलेक्शन R will contain all ordered pairs which can be framed by taking elements from set A to the elements from set A. तो यहाँ हम देखें कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस 6 से कम है तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. हैंस ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A. तो यहाँ इस रिलेशन में सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो हम बना सकते हैं सेट A से सेट A में. तो रिलेशन R वास्तव में A क्रॉस A ही हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A. इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. तो फॉर्मली हम यूनिवर्सल रिलेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ए रिलेशन R इन ए सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A. सेट A के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हों और उनसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो सब जिस रिलेशंस में होते हैं उस रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. सो यूनिवर्सल रिलेशन विल कंटेन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट A टू सेट A. सो R इज इक्वल टू A क्रॉस A. तो ये जो है ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन. तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन और जो पहले हमने पढ़ा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों के दोनों ही एक्सट्रीम रिलेशन होते हैं. ये इनका जो इम्पोर्टेंस है कम है लेकिन फिर भी हमें इन्हें जानना ज़रूरी है. इसके बाद में 3 रिलेशन आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो इन 3 रिलेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. यहाँ जितना मैंने आपको समझाया है उसे आप ढंग से समझने की कोशिश करें और जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ नोट करना है तो आप वहाँ वीडियो को पॉज करके
जो एसेंशियल पॉइंट्स है उनको नोट कर सकते हैं और इन्हें आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो 3 प्रकार के रिलेशंस है उनको जानने की कोशिश करेंगे। वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिनका आइडिया मैंने क्लास 11th में भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिया होगा, अगर याद है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे जानेंगे।